140 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा, जिनमें से 15 से 20 लाख लोग रास्ते में ही मर गए। ट्रेनों में लाशें भर भर के भेजी जा रही थी। 80,000 औरतों को किडनैप कर लिया गया, उन्हें बाजारों में बेच दिया गया, उनके साथ रेप किया गया और उन्हें नंगी सड़कों पर झुंड में परेड करवाई गई। कईयों को जिंदा जला दिया गया और कईयों को अपनी इज्जत बचाने के लिए कुएं में कूदना पड़ा। आखिर इन सब की शुरुआत कैसे हुई और इतनी हैवानियत के पीछे मकसद क्या था? एक मुसलमान सी गुलाम रसूल उदा नाम सी, उसने एक लड़की की डिमांड की थी कि एक लड़की मैनू दे दो और असी सारे लोगों को इत्थों हटा देंगे। आपको शायद अंदाजा भी ना हो कि नफरत की जो आग आज हिंदुस्तान में लगी है, उस आग की चिंगारी को हवा किसने दी थी? मेरी वालदा को, मेरी माँ को मेरे सामने तलवार मार के गर्दन के पैदा की। मेरी आंखों के सामने, मैंने आंखों के सामने देखा। सोने की चिड़िया कहे जाने वाले भारत देश ने अपने सीने पर कई वार सहे, चाहे वो 1947 का बंटवारा हो या अंग्रेजों का हिंदुस्तान के लोगों को गुलाम बनाकर सब कुछ लूट के ले जाना। और इस दर्द को हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाला हर शख्स चाहे कितना भी बोलने की कोशिश कर ले, लेकिन फिर से हर बार एक नया चेहरा आता है, एक नए सूरज की उम्मीद लेकर। पर पता नहीं क्यों हर बार उस नए सूरज की किरणें अमीरों के महलों में ही सिमट कर रह जाती हैं और गरीब इंसान कभी भी एक नए सवेरे को नहीं देख पाता। साल था 1608, जब पहली बार अंग्रेजों के कदम हिंदुस्तान की सरजमी पर पड़े। आए तो थे वो हिंदुस्तान स्पाइसेस का ट्रेड करने, पर उन्हें पता चला कि हिंदुस्तान में सिर्फ स्पाइसेस ही नहीं बल्कि यहाँ बहुत खजाना है। उस दौरान हिंदुस्तान में मुगलों का राज चलता था, पर आपसी मतभेद और अय्याशियों के कारण धीरे धीरे उनके राज में कमजोरी आने लगी थी, जिस वजह से 18 सेंचुरी तक अंग्रेज हिंदुस्तान को कहीं न कहीं अपने कब्जे में ले लेते हैं। अंग्रेज अब धीरे धीरे हिंदुस्तान में अपनी भाषा को फैलाना शुरू कर देते हैं। साल 1835 में लॉर्ड मकाउले इंग्लिश एजुकेशन एक्ट को इंट्रोड्यूस कर देता है, जिस एक्ट में वो अरबिक और संस्कृत की बेइज्जती करता है और वो इंडिया में एक ऐसे लोगों के ग्रुप को तैयार करना चाहता था जो सिर्फ अपनी स्किन से इंडियन दिखें पर सोच से पूरे अंग्रेज हों। लेकिन इस बदलते वक्त को हिंदुस्तान की दो बड़ी कम्युनिटीज ने बिल्कुल अलग तरीके से अपनाया। हिंदू धर्म के बहुत सारे लोगों ने इस बदलाव को अपना लिया और जिस तरह उन्होंने पहले के राजे महाराजाओं के कल्चर को सीखा था, ठीक उसी तरह अब वो इंग्लिश को भी सीखना शुरू कर देते हैं। पर मुस्लिम धर्म के लोग अंग्रेजी भाषा को नहीं अपनाते, जिस वजह से वो काफी पिछड़ कर रह जाते हैं। ना ही उन्हें सरकारी दफ्तरों में काम मिलता है और ना ही वो ज्यादा पॉलिटिकल लीडर्स को डेवलप कर पाते हैं। लेकिन फिर साल आता है 1857। अंग्रेजों के द्वारा हिंदुस्तान में अपने वेस्टर्न कल्चर को इंट्रोड्यूस करना, अरबिक और संस्कृत कल्चर को नजरअंदाज कर देना हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में अब अंग्रेजों के खिलाफ नफरत भर रहा था, जो 1857 के रिवॉल्ट के रूप में बाहर आता है। और ये रिवॉल्ट अंग्रेजों की हिंदुस्तान में पूरी प्रेजेंस को हिला कर रख देता है। उस वक्त हिंदुस्तान में कुल 40,000 अंग्रेज रह रहे थे और इस रिवॉल्ट ने उनकी 15% आबादी को कम कर दिया था, यानी 6,000 अंग्रेजों को रिवॉल्ट के दौरान जान से मार दिया गया था। इस पूरे रिवॉल्ट में हिंदू और मुस्लिम्स एक साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, जो अंग्रेजों को ये मैसेज देता है कि मुस्लिम्स हमारे लिए खतरा है और अगर इस देश पे राज करना है तो पहले हमें इनकी एकता को तोड़ना होगा। क्योंकि 1857 तक हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच इतनी ज़्यादा नफरत नहीं थी, जिस नफरत को आने वाले 90 सालों में उनके अंदर पैदा किया जाना था। और इस नफरत की शुरुआत होती है साल 1871 में, जब सेंसस के एक डेटा के मुताबिक हिंदुस्तान में हिंदू धर्म को मानने वाले 73.50% लोग थे और इस्लाम धर्म को मानने वाले 21.45%। इस सेंसस के डेटा ने दोनों कम्युनिटीज़ के अंदर एक हलचल मचा दी थी। मुसलमानों को लगने लगा कि हिंदूज़ के मुकाबले हमारी तादाद 1/3 भी नहीं है, और वहीं हिंदू धर्म के लोगों को ये लगने लगा कि
मुसलमानों की तादाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर मुस्लिम्स हिंदू धर्म से कन्वर्ट हुए थे। अब इस वक्त पे अंग्रेज़ों ने नफरत का बीज बोकर उस अंत की शुरुआत कर दी थी, जो अंत हिंदुस्तान के लोगों की एकता को तोड़कर उन्हें अंग्रेज़ों का गुलाम बनाने वाला था। इसके ठीक 3 से 4 साल बाद साल 1875 में आर्य समाज खुलकर इस्लामिक स्क्रिप्चर और प्रॉफिट को क्रिटिसाइज करना शुरू कर देता है। उनके अकॉर्डिंग इस्लाम धर्म का कोई वैलिड फाउंडेशन नहीं है और ऐसे धर्म को दुनिया में होना ही नहीं चाहिए। आर्य समाज के ये सारे एक्शन के बाद मुसलमानों को ये लगने लगा कि उनके रिलीजन को खत्म करने की साजिश की जा रही है। इसके बाद साल होता है 1885, जब एक ऐसी पार्टी की नींव रखी जा रही थी जो इंडियन पॉलिटिक्स को पूरी तरह बदलने वाली थी, और वो पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि खुद को हिंदुस्तान के सारे धर्म के लोगों को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टी बताती है। पर क्योंकि ज़्यादातर इनके लीडर्स हिंदू थे, जिस वजह से मुसलमानों के अंदर बढ़ रही बेचैनी और मजबूत हो जाती है। 19वीं सदी खत्म होती है और अब 20वीं सदी की शुरुआत होती है। अब तक हिंदू और मुस्लिम्स के बीच कुछ दूरियां थी, लेकिन ज़्यादातर इनके बीच अभी भी एकता बाकी थी। 20वीं सदी की शुरुआत होते होते बंगाल भारत को आज़ाद करने वाले लोगों की विचारधारा का एक गढ़ बन गया था, और ये चीज़ अंग्रेज सरकार के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं थी और इसको दबाना उनके लिए ज़रूरी हो गया था। अब तक अंग्रेज़ों को जब जब मौका मिला, उन्होंने अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का खूब इस्तेमाल किया, पर अब अंग्रेजों को कुछ ऐसा करना था जिससे इन दोनों कम्युनिटीज के अंदर दुश्मनी पैदा हो जाए, ये आपस में ही लड़ते रहें और अंग्रेज आराम से हिंदुस्तान पर राज कर सके। साल आता है 1905, जब अंग्रेज सरकार अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का सबसे बड़ा खेल खेलती है। अनाउंस किया जाता है कि सरकार बंगाल को 2 हिस्सों में डिवाइड करने का प्लान कर रही है। ईस्ट पार्ट में मुस्लिम्स मेजॉरिटी में होंगे और वेस्ट पार्ट में हिंदूज मेजॉरिटी में होंगे। जब ये खबर लोगों तक पहुंचती है तो सारे इस बंटवारे के खिलाफ हो जाते हैं, फिर वो चाहे हिंदू हों या मुस्लिम। अब अंग्रेज सोच में पड़ जाते हैं कि ये प्लान तो उल्टा हो गया। इस फैसले से ये दोनों कम्युनिटीज अलग होने के बजाय एक हो गई। तब जाकर वॉइस रॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कर्जन खुद मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया ईस्ट बंगाल में जाता है, वहाँ एक लंबी स्पीच देता है, मुसलमानों की डेवलपमेंट की बात करता है और उनको अपनी तरफ कर लेता है। उसके बाद मुस्लिम्स बंगाल के बंटवारे को सपोर्ट करने लगते हैं, पर हिंदू धर्म के लोगों को ये डर था कि बंटवारे के बाद वो ईस्ट बंगाल में थोड़े से रह जाएंगे, साथ ही उनका बंगाली स्पीकिंग कम्युनिटी 2 टुकड़ों में बंटकर रह जाएगा। तो बंगाली हिंदू जमकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं कि ये बंटवारा नहीं होना चाहिए। पार्टीशन के खिलाफ जो प्रोटेस्ट किया जा रहा था उसका तरीका प्रो हिंदू होता है, यानी काली पूजा को पार्टीशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट का दिन बना देना और भी कई सारे हिंदू फेस्टिवल्स को पार्टीशन के साथ जोड़ देना। इन सारी चीजों के कारण अगर कुछ मुस्लिम्स पार्टीशन के अगेंस्ट भी थे, तब भी वो इन मूवमेंट्स को ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अब ये बंगाल का पार्टीशन कम हिंदू और मुस्लिम इंटरेस्ट वाली बात ज्यादा हो गई थी। खैर, इन सारे प्रोटेस्ट के बावजूद भी 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। साल 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, जिसे सर सैयद अहमद खान ने इस्टेब्लिश किया था, उसका एक एनुअल सेशन होता है। इसी सेशन में ढाका के नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह ये प्रपोजल रखते हैं कि क्यों ना हमें भी एक ऐसी पार्टी बनानी चाहिए जो कांग्रेस की तरह मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट करे, और यहाँ पे फॉर्मेशन होता है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का। इसी साल यानी 1906 में बॉम्बे के जाने माने बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना, जिनके एंसेस्टर्स राजपूत थे पर इस्लाम में कन्वर्ट हो चुके थे, उनकी इंडियन पॉलिटिक्स में एंट्री होती है और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लेते हैं।
साल 1909 में इंडियन कौंसिल एक्ट 1909 पास होता है, जिसे मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म भी कहा जाता है। इसी एक्ट में फर्स्ट टाइम सेपरेट इलेक्टोरेट के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसकी बात पिछले 3 सालों से चल रही थी। अब तक ये जो बात चल रही थी कि हिंदू और मुस्लिम 2 अलग नेशन हैं, इस एक्ट में सेपरेट इलेक्टोरेट पास होने के बाद मानो इस बात पे मोहर लग जाती है। अब जब मुस्लिम कम्युनिटी के लोग वोट देने जाएंगे तो हर बार उन्हें ये एहसास होगा कि वो एक अलग नेशन से बिलोंग करते हैं, अलग कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तभी तो उन्हें एक सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया गया है, जिस वजह से दोनों कम्युनिटीज के बीच में जो दूरियां हैं वो और बढ़ती जाएंगी और इस तरह अंग्रेज अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में कामयाब रहते हैं। साल आता है 1939 और ब्रिटेन इंडिया को वर्ल्ड वॉर 2 में धकेल देता है और इस बात से कांग्रेस भड़क जाती है कि आपने हम इंडियन से बिना पूछे ऐसा कैसे कर दिया। कांग्रेस अंग्रेजों के सामने एक प्रपोजल रखती है कि हम आपको वॉर में सपोर्ट करेंगे, बदले में आपको वॉर खत्म होने के बाद हिंदुस्तान को पूरी तरह आज़ादी देनी होगी। लेकिन अंग्रेज इस डिमांड को रिजेक्ट कर देते हैं। इसके रिस्पॉन्स में कांग्रेस ये अनाउंस करती है कि हम गवर्नमेंट से रिजाइन कर रहे हैं। लेकिन इसका फायदा उस वक्त की 2 कम्युनल पार्टीज उठाती हैं, जिन्ना की मुस्लिम लीग और सावरकर की हिंदू महासभा। वो अंग्रेजों से कहते हैं कि हम आपके साथ हैं और इस वॉर में हमारी तरफ से आपको पूरी सपोर्ट है। सावरकर की लीडरशिप में हिंदू महासभा और जिन्ना की लीडरशिप में मुस्लिम लीग दोनों हाथ मिला लेते हैं। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाली है कि एक तरफ जिन्ना प्रो मुस्लिम आइडियोलॉजी वाला और दूसरी तरफ सावरकर प्रो हिंदू आइडियोलॉजी वाला, लेकिन जब भी बात ताकत की आई तो दोनों ने हाथ मिला लिया। उस दौर का उनका ये फैसला आज हमें ये सिखाता है कि जब भी बात ताकत की आती है तो धर्म कौड़ियों के भाव बिक जाता है। साल होता है 1940 और मार्च में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का लाहौर में एक सेशन होता है। इस सेशन में एक ऐसा रेजोल्यूशन पास किया जाता है जो सबको हैरान कर देता है। इस रेजोल्यूशन में मुस्लिम लीग मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट कंट्री की डिमांड सामने रखती है, जिसके बाद मुस्लिम लीग और छोटी मोटी पार्टीज को छोड़कर बाकी सारी मुस्लिम पार्टीज इस रेजोल्यूशन के खिलाफ होती हैं। पर मुस्लिम लीग के कंपैरिजन में उन सारी पार्टीज की आवाज काफी छोटी होती है। लाहौर रेजोल्यूशन पास करने के बाद मुस्लिम लीग का सिंगल एजेंडा उनके पॉलिटिकल कैंपेन में होता है, ए न्यू कंट्री फॉर मुस्लिम्स। सिर्फ एक ही डिमांड होती है, इस्लाम खतरे में है और अगर इसे बचाना है तो आपको हिंदुस्तान के बंटवारे की डिमांड करनी होगी और इसके लिए आपको मुस्लिम लीग को सपोर्ट करना होगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, इस्लाम खतरे में है और अगर इसे बचाना है तो आपको मुस्लिम लीग को वोट करना होगा। जिसके बाद जनवरी 1946 में प्रोविजनल इलेक्शन के रिजल्ट अनाउंस होते हैं और आप सोच के देखो कि क्या नतीजे निकले होंगे। इस बार कांग्रेस पिछली बार के इलेक्शन से काफी अच्छा परफॉर्म करती है। जहां पिछली बार वो सिर्फ 711 सीट्स ही जीत पाई थी, वो इस बार बढ़कर 923 सीट्स पर पहुंच गई थी। लेकिन मुस्लिम लीग जो 1937 के इलेक्शन में सिर्फ 109 सीट्स ही जीत पाई थी, वो इस बार 425 सीट्स को जीत जाती है। इसका मतलब क्या था आपको पता है कि अब मुस्लिम लीग ये खुलकर कह सकती है कि हम ही मुस्लिम्स के सोल रिप्रेजेंटेटिव हैं। अंग्रेज सरकार अब ये फैसला कर चुकी थी कि हिंदुस्तान को उनकी ताकत वापस लौटानी पड़ेगी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उनके हालात ऐसे नहीं रह गए थे कि अब वो हिंदुस्तान में अपने राज को आगे चला सकें। तो अब सवाल ये उठता है कि किस तरह पावर को ट्रांसफर किया जाए, क्योंकि हिंदुस्तान में अब 2 मेजर पार्टीज बन चुकी थी और कुछ प्रिंसली स्टेट्स भी थे। तो अंग्रेज सरकार हिंदुस्तान में एक 3 लोगों के ग्रुप को भेजती है जिसे कैबिनेट मिशन कहा
जाता है। 24 मार्च 1946 के दिन कैबिनेट मिशन इंडिया आती है और जब सबसे बात करने के बावजूद भी कोई नतीजा नहीं निकलता तो वो अपना एक प्लान सामने रखते हैं। इस प्लान में सेपरेट कंट्री पाकिस्तान की डिमांड को रिजेक्ट कर दिया जाता है, जिस वजह से जिन्ना को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। पर क्योंकि कांग्रेस उस वक्त की सबसे बड़ी पार्टी थी और उन्होंने अंग्रेजों के प्लान को अप्रूव कर दिया था, तो इंटरिम गवर्नमेंट कांग्रेस को इनवाइट करती है। इस बात से जिन्ना और भड़क जाता है कि मुझे नजरअंदाज करके आप इंटरिम गवर्नमेंट कैसे बना सकते हो, आप मुसलमानों की आवाज को दबा रहे हो। और ठीक 29 जुलाई 1946 के दिन जिन्ना अनाउंस करते हैं कि हम 16 अगस्त से डायरेक्ट एक्शन डे ऑर्गेनाइज करेंगे, यानी हड़ताल होगी, बड़े लेवल पर रैलीज और प्रोटेस्ट होंगे कांग्रेस और अंग्रेज सरकार के खिलाफ, और हम पाकिस्तान को लेकर रहेंगे। बंगाल के गवर्नर से रिक्वेस्ट करके 16 अगस्त को पब्लिक हॉलीडे डिक्लेयर करवा दी जाती है और ये इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि उस दिन दुकानें बंद रहेंगी एक्सेप्ट मेडिकल फैसिलिटीज। कांग्रेस इस पब्लिक हॉलीडे के खिलाफ होती है और अपने लोगों से कहती है कि दुकानें बंद नहीं करनी है, क्योंकि कांग्रेस के दिमाग में ये चल रहा था कि अगर वो भी दुकानें बंद कर देंगे तो वो मुस्लिम लीग के प्रोटेस्ट का हिस्सा बन जाएंगे। अब 16 अगस्त 1946 का दिन आता है और लगभग 1 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। इनमें से ज्यादातर लोगों के हाथ में लाठी और रॉड होती है। ये लोग जबरदस्ती दुकानों को बंद करवाने लगते हैं और देखते ही देखते ये पूरी रैली वायलेंस का रूप ले लेती है और अगले 72 घंटों तक पूरा कलकत्ता शमशान बन जाता है और ये डायरेक्ट एक्शन डे द ग्रेट कलकत्ता किलिंग में बदल जाता है। कलकत्ता के बाद नोखाली में दंगे शुरू हो जाते हैं और उन दंगों में हजारों लोग मारे जाते हैं। जब ये खबर बिहार पहुंचती है तो वहां भी दंगे शुरू हो जाते हैं और वहां भी हजारों की तादाद में लोग मारे जाते हैं। इन सारे दंगों में हमें इंसानियत भी देखने को मिली, जहां हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे को अपने घरों में छुपा रहे थे ताकि एक दूसरे की जान बचाई जा सके। अंग्रेज सरकार को अब एक ऐसे आदमी की तलाश थी जो ना कांग्रेस का हो और ना मुस्लिम लीग का, और वो हिंदुस्तान के नक्शे पर हिंदुस्तान का बंटवारा कर सके। और एंट्री होती है सर सिरिल रेडक्लिफ की। इससे पहले ना तो कभी ये हिंदुस्तान आए थे और ना ही इन्होंने हिंदुस्तान की धरती को देखा था, पर इनकी कलम से हिंदुस्तान के नक्शे पर खींची जाने वाली लकीरें अब करोड़ों लोगों के भविष्य का फैसला करने वाली थी। और आखिरकार वो दिन आता है जिसके बाद सब कुछ बदलने वाला था। 14 अगस्त 1947 अंग्रेज़ों का राज हिंदुस्तान में ख़त्म होता है और हिंदुस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया जाता है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। बंटवारा होते ही दुनिया ने वो देखा जो शायद हिस्ट्री में कभी ना हुआ हो और शायद फिर दोबारा कभी ना हो। 140 लाख लोगों को अपना घर छोड़कर निकलना पड़ा क्योंकि उनका घर बॉर्डर के गलत साइड पर आ गया था। निकले तो थे वो एक नए घर और एक नई जिंदगी की उम्मीद में, पर उनको क्या पता था कि जिंदा रहने के लिए एक वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलेगा। लोगों के हाथ जिस फसल के पत्ते पर पड़ रहे थे वो उन पत्तों को खाकर अपना पेट भर रहे थे। यहाँ तक कि जमीन पर हुए गड्ढों में जो पानी भरा होता था उस पानी को पीकर लोग अपनी प्यास बुझा रहे थे। हिस्ट्री ने आज तक इतना बड़ा माइग्रेशन कभी नहीं देखा। निकले तो थे करोड़ों लोग अपने घरों को छोड़कर बॉर्डर के उस पार एक नई जिंदगी की तलाश में, पर 15 से 20 लाख लोग रास्ते में ही मर गए और बॉर्डर के उस पार कभी पहुंच ही नहीं पाए। ट्रेनों में लाशें भर भर के भेजी जा रही थी। नए बने पाकिस्तान से हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से पाकिस्तान। इस बंटवारे के दौरान दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई। लगभग 80,000 औरतों को किडनैप कर लिया गया, उन्हें बाजारों में बेच दिया गया, उनके साथ रेप किया गया, उन्हें नंगी सड़कों पर झुंड में परेड करवाई गई, कईयों को जिंदा जला दिया गया और कईयों को अपनी इज्जत बचाने के लिए कुएं में कूदना पड़ा। ऐसे कई सोर्सेज हैं जो बताते हैं कि कैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स, चाहे वो पुलिस हो या आर्मी हो, इस मौके का और अपनी पोस्ट का भरपूर फायदा उठाया। ना जाने कितनी औरतों का रेप खुद आर्मी और पुलिस ने किया और ये सब कुछ धर्म के नाम पर हो रहा था, जिस धर्म को वो लोग बचाने की बात कर रहे थे।
जो नफरत हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में आज मौजूद है वो कभी खुद से नहीं आई। उसकी शुरुआत अंग्रेज़ों ने की थी सिर्फ ताकत के लिए। पर अफसोस की बात यह है कि गद्दारी करने वाले तो समझ गए कि गद्दारी की कैसे जाती है, पर धोखा खाने वाले ना 100 साल पहले समझ पाए और ना आज। हम सब जानते हैं कि सच बोलने वालों के हिस्से में सिर्फ मौत आती है, पर जब बात अपनों पे और अपने देश पे आए तो हर देशभक्त का सिर्फ एक ही आखिरी फैसला होता है। बेटर टू डाई स्टैंडिंग देन टू लिव ऑन योर नीज। घुटनों के बल जिंदगी जीने से अच्छा खड़े रह के मर जाओ।